सम्मानित हमारे देशवासियों, खासकर नवयुवक नवयुवतियों, देश प्रेमियों, सभी को मेरा जय हिंद। आज 10 अगस्त का दिन है। कल 9 अगस्त बीता हुआ दिन भारत के इतिहास का, भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण दिन था, जिस दिन अंग्रेज़ों को देशभक्तों ने भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ा था और आह्वान किया था कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाएं। इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे पहले के सपूतों ने जो लड़ाई लड़ी वो सन 1857 से लेकर, जैसा आप जानते हैं, 1947 तक चली। और इस 90 साल की ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों ने स्वेच्छा आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। उसमें प्रमुख रूप से कुछ नाम पूरी हिंदुस्तान या पूरा विश्व जानता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने स्वेच्छा से फांसी के फंदे को चूमा और भारत की आज़ादी में अपने को हवन किया। उसी संदर्भ में हमको एक प्रेरणा मिली कि हम लोगों का जन्म लेना व्यर्थ माना जाएगा यदि हम देश के काम न आए। इसी दौरान सन 1981 में आचार्य विनोबा भावे की इस सलाह पर कि यदि देश की सेवा करना हो तो राजनीति से कोई अर्थ नहीं निकलता, इसमें सकारात्मक और रचनात्मक काम करने की ज़रूरत पड़ती है। उनके इस विचार को मानते हुए हमने, हमारे कुछ साथियों ने मिलकर एक रचनात्मक काम करने का प्रयास किया गया। और उस समय देश की आज़ादी तो मिल चुकी थी, आज़ादी को प्राप्त हुए भी लगभग 27 साल हो गए थे, लेकिन ज्यों-ज्यों आज़ादी मिली त्यों-त्यों हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर नैतिक पतन होकर आ गया। उस नैतिक पतन की चिंता सभी देशवासियों को, सभी चिंतकों की थी कि अगर देश में इसी तरह का नैतिक ह्रास हुआ तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। यही मानकर एक संस्था, समाज सेवी संस्था का निर्माण किया गया, स्थापना की गई, जिसका नाम पहले तो न्याय हिंद फौज था, लेकिन उस न्याय हिंद फौज के नाम से किसी सरकार या रजिस्ट्रेशन विभाग ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि कोई भी सरकार अपने विरुद्ध किसी फौज की स्थापना की इजाज़त कैसे दे सकती। ऐसी ऑब्जेक्शन पर उस न्याय हिंद फौज की जगह पर सहमत से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक भारत भारती के नाम पर संस्था का नामकरण
भारत भारती किया गया। संस्था का कार्य प्रारंभ हुआ और इस 81 के बुनते बुनते हमको आखिरी में रजिस्ट्रेशन की मान्यता प्राप्त हुई और 82 से संस्था भारत भारती ने समाज के हर वर्ग को नैतिक सम्मान देने की शुरुआत की। इस वर्ग में बहुत शोहरत, बहुत सफ़ेद पोश या बहुत चुनिंदा लोगों को महत्व न देकर छोटे तबके के लोगों में नैतिकता का चिराग जलाया गया। जैसे नगर पालिका की काम करने वाली जमादारिन, जिला चिकित्सालय में काम करने वाले वार्ड बॉय, इस तरह के पोस्ट ऑफिस में अच्छे ईमानदार पोस्टमैन जैसे लोगों का खोज कर जिले स्तर पर चयन किया गया और इस संस्था का मुख्यालय जिला सुल्तानपुर रखा गया। इसमें जिन छोटे लोगों का चयन हुआ उसी के साथ साथ शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इन लोगों का भी समावेश रहा। मतलब यूँ समझें कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र से ऐसे ईमानदार, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और नैतिकवान व्यक्तियों को चुनकर सम्मानित करने की शुरुआत की गई, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और यह कार्यक्रम हम लोगों ने फादर ऑफ द फ्रीडम, यूँ कहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी का महापुरुष मानकर उनकी तिथि 23 जनवरी निर्धारित की गई और प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नैतिक अलंकरण के नाम से एक आयोजन प्रतिवर्ष संपन्न करने की शुरुआत हुई। वर्ष 1983 संस्था के नैतिक अलंकरण के दूसरे वर्ष हमारी संस्था के प्रेरक, पथ प्रदर्शक, दिशा निर्देशक सरदार भगत सिंह जी के निकटतम सहयोगी जनपद हरदोई के निवासी रेलवेगंज मांगली का पुरवा में रहते थे, जिनको असेंबली बम कांड का अपराधी मानकर अंग्रेज़ों ने आजीवन काला पानी, जिसको कहा जाता आजीवन काला पानी की सज़ा सुनाई, जो अंडमान निकोबार के यातनापूर्ण जेल में बंद रहे। आज़ादी के बाद उनको स्वतंत्र भारत में जेल से मुक्ति मिली और के माध्यम से जब भारत भारती ने काम शुरू किया तब उनका एड्रेस समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, संपर्क किया और उन्हीं को प्रेरक मानकर उन्हीं के दिशा निर्देश में हमको एक ऐसा मंत्र मिला, उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया जिसका स्लोगन के नाम से चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे का उन्होंने मंत्र दिया। यानी उनका कहना था ऐसे महान देश में किसी भी बात की सुधारात्मक कार्रवाई यदि कोई शुरू करता है तो भारत जैसे महान देश में 100 साल का कार्य एक दिन के बराबर माना जाता है। मतलब उसकी उपलब्धि अगर 100 साल
काम किया जाए तो एक दिन के बराबर उसकी उपलब्धि का मूल्य होता है। ये बड़ा कठिन दौर था और उनका मंत्र हमारे लिए शिरोधार्य था। और तब से आज तक सन 2020 तक हम भारत भारती के अन्य सभी शुभचिंतक, जिनकी संख्या बहुत है, मुख्य रूप से हमारे उन्हीं सहयोगियों में या भारत भारती के इन आंदोलन में या इस आयोजन में, ख़ास तौर से हमारे प्रेरक जयदेव कपूर जी के साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, जो हमारे यहाँ के एनआई के प्राध्यापक थे, हमारे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार श्री राज खन्ना, उस समय हमारे जिला चिकित्सालय में पैथोलॉजी के हेड डॉक्टर के मेहरोत्रा साहब, और हरदोई में ही रहने वाले हमारे साढ़ू, जो हरदोई ज़िले के एक गांव पिहानी के बाशिंदा थे, श्री विनोद कुमार कपूर का विशेष सहयोग रहा। जयदेव कपूर जी को जब तक वो जीवित रहे तब तक हर वर्ष हमारे आयोजन में श्री विनोद कुमार जी, जो हमारे रिश्ते में साढ़ू भी हैं, वो उनको बराबर लेकर सुल्तानपुर आया करते थे। उनका वह मंत्र भारत भारती के लिए एक मसाल बना। हम लोग जो नैतिक प्रोत्साहन का कार्य करते थे तो करते ही रहे, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि सुभाष जी के साथ इस देश ने बड़ा अत्याचार किया है। एक ऐसा देशभक्त जो दुनिया में अद्वितीय रहा हो, अपने देश की आज़ादी के लिए विदेशों में रहकर जो भारत की आज़ादी के लिए ऐसा अथक प्रयास कर रहा हो, जैसा अथक प्रयास हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण से मुक्त कराने के लिए भारत को दिया था। यह दूसरा उदाहरण होगा भगवान रामचंद्र जी के बाद कि सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व, जो विदेश की धरती पर, विदेश के धन पर, विदेश के लोगों का सहयोग लेकर भारत की आज़ादी में वो कुर्बानी दिया जिसका कोई मिसाल नहीं। बावजूद उसके हमारी आज़ाद भारत की सरकार ने अंग्रेजों बादशाह बहादुर शाह जफर जी को दंड दिया और उनको रंगून में दिवंगत होने के बाद वहीं पर दफनाया, जिस पर हमारे बहादुर शाह जफर साहब ने कहा था, है कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं याद में। ऐसा ही अत्याचार आज़ाद भारत की सरकार ने, परतंत्र भारत की सरकार ने तो बहादुर शाह जफर को ये दंड दिया, लेकिन हमारी आज़ाद भारत की सरकार ने सुभाष जी को वो दंड दिया और आज भी वो दंड के भागीदार हैं कि हम 72-73 साल की आज़ादी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवंगत होने की पूरी परिशिष्ट, उनके दिवंगत होने का कारण उनकी या उनके जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं आज भी दफन हैं, आज भी सरकार की तिजोरियों में बंद हैं। सभी सत्ताधीशों को मालूम है कि उनका जो
गुप्त दस्तावेज है, उसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, क्योंकि कई बार ख़ास तौर से पंजाब केसरी ने उनके विषय में बहुत से विवरण दिए, लेकिन कहाँ हमारी सरकारों पर कान जूं न रेंगी। अंततः सब 1914 में 2014 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो आने से पहले हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आने पर मैं सुभाष जी के विषय के जितने भी दस्तावेज हैं उनको उजागर करूंगा। लेकिन उसके बावजूद आज सन 2020 बीत गया और बार बार सरकार, लेकिन आज तक वो पर्दा ही पड़ा रहा। ऐसी स्थिति भारत भारती ने नैतिक अलंकरण के साथ साथ कई उनके अस्थियों को भारत लाने के लिए जिस पे मतभेद है या संदेह है या पुष्ट होने के बावजूद भी अपुष्ट माना जाता है कि नेताजी की अस्थियां भारत जापान में हैं, जिसे भारत लाना चाहिए, लेकिन न भारत सरकार लाने की इच्छा करती है न स्पष्ट बताती। उनकी अस्थियों को भारत लाया जाए, इसलिए भारत भारती ने 1998 में एक कफन यात्रा निकाली। उस कफन यात्रा में हमारे विशिष्ट सहयोगी भारत भारती के वर्तमान अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्त जी ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ एक कफन यात्रा जो सुल्तानपुर से नई दिल्ली तक ले जाई गई, बाई रोड ले जाई गई। एक वाहन पर नेताजी की आदमकद कटआउट लेकर हम लोग दिल्ली तक गए। वहाँ जाने के और पहुँचने के बीच में सुभाष जी के प्रति लोगों का प्यार हमको प्रत्यक्ष देखने को मिला कि जहाँ कहीं भी हम रुके अपने वाहन को लेकर, बीच में चाय पीने, नाश्ता करने, भोजन करने के लिए, वहाँ एक भीड़ सी लग गई। लोगों ने हम लोगों को हुए जैसे लगा कटआउट देखकर, और आश्चर्य होगा कि सुल्तानपुर से दिल्ली जाने तक के बीच में जहाँ कहीं भी हम लोगों ने नाश्ता पानी खाना खाया, उसने कहा कि आप लोग इतना बड़ा काम, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आह्वान लेके जा रहे हैं, आप हमारे पूज्य हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते, तो इतना जरूर कर सकते हैं कि हम आपसे कोई मूल्य, आप जितना चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें खाएं, और एक भी पैसा किसी ने हम लोगों से नहीं लिया। हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में सबसे पहले हम लोग क्रांतिकारी श्री मनमोहन नाथ गुप्त के निवास पर गए। उनसे हम लोगों ने अपने उद्देश्य बताए। उन्होंने एक कमेंट किया कि बेटा, यदि शोहरत के लिए आए हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, और यदि मन में श्रद्धा और भाव है तो ज़रूर तुम्हें ये करना चाहिए। और तब हम लोग अपने उद्देश्य के प्रति पहुँचे। वहाँ राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति माननीय महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी को एक ज्ञापन दिया गया, और उसके बाद हम लोगों ने दूसरे दिन 30 जनवरी थी, 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का की शहीद दिवस है, जो उनके उस शहीद दिवस को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी समाधि राजघाट
हम लोगों ने 12 घंटे का उपवास रखा। वहाँ हम लोगों ने मांग पत्र दिए। वहाँ मौजूद कुछ विदेशी लोग भी थे और हमारे राष्ट्र के कुछ पत्रकार भी थे। जो शहीद में बहुत से राजनेता भी आए थे जो शहीद या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। उन लोगों को हम लोगों ने अपने अपने ज्ञापन दिए। ज्ञापन में ये हम लोगों का संबोधन था कि राष्ट्र की दो महान शक्तियाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सूर्य और महात्मा गांधी को हम चंद्रमा मानते हैं, चांद मानते हैं। इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि वो अगर सच है कि जापान की रेणुका जी मंदिर में हमारे नेताजी की अस्थियां सृजित हैं, जिसको कि 2000 सन में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, नेताजी एसेस टू स्टे इन जापान फॉर नाउ, पीएम ने कहा था। ये दैनिक जागरण लखनऊ की 23 जनवरी 2000 की विज्ञप्ति है। इस तरह हम लोगों ने ये मांग की कि वो राख लाई जाए, उसको महात्मा गांधी की समाधि के बगल में राष्ट्र नायक के रूप में स्थान दिया जाए, समाधि बनवाई जाए, जिससे जनता गांधी के साथ साथ सुभाष जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और नेताजी की तिथि को राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर जश्न मनाते हैं, उसी तरह हम तिथि या उनके जन्म दिवस को जश्न मनाएं। इस तरह की बहुत सी मांगें जो यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने कफन यात्रा निकाली। उसके बाद सन 1999 में हमारी सरकार ने प्रेस क्लब दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन करके इस बात का पहली बार आह्वान किया रेणुका जी मंदिर में रखी है और उसमें विभिन्न प्रकार के संदेह और विवाद हैं, तो भारत भारती की मांग है कि उस राख की डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि आज भी नेताजी के परिजन जीवित हैं, उनकी स्वयं की कन्या जीवित हैं, उनके क्रॉस ब्लड से ये उस बात की पुष्टि की जाए कि वो नेताजी की अस्थियां रेणुका जी मंदिर में जो रखी हैं वो नेताजी की हैं या नहीं। इस विज्ञापन, इस मांग, इस ज्ञापन के बाद हमारी वर्तमान सरकार के गृह मंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने एक आयोग, मुखर्जी आयोग की स्थापना की, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट और उसकी भी संतुति ढाक के 3 पात की तरह रही और कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस तरह बहुत से आंदोलन हम लोगों ने आज तक करते आए हैं और ये मान के चलते हैं कि नेताजी के विषय में वो सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, सब तो उजागर होना चाहिए, जो आज तक जनता आशाजनक स्थिति में ये जानना चाहती है। हमारी जितनी भी सरकारें आईं आज तक सब ये कहती आई हैं, पहले तो आश्वासन देती हैं कि हाँ हमारी सत्ता आएगी तो मैं इस बात का पर्दाफाश करूँगा, लेकिन जब वो सत्ताधीश हो जाते हैं तब उनके एक ही वाक्य हैं, एक ही स्लोगन है, पाठ पढ़ाए हुए हैं कि विदेशों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए हम नेताजी के विषय में रहस्यमय दस्तावेज उजागर नहीं कर सकते। ये हमारे स्वतंत्र भारत की स्थिति है। इसके बावजूद केवल मैंने ये आंदोलन ही नहीं किए। सन 1997 में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शताब्दी वर्ष था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वतंत्र भारत में आज तक एक भी राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार किसी भी क्रांतिकारी और किसी भी विशिष्ट राजनीतिक के नाम से भारत सरकार या कोई निजी संस्थाएं नहीं देती हैं। ये आक्रोश भी था, मन में मलाल भी था, और ये था कि इसको पूरा कैसे किया जाए। तो सन 1997 में भारत भारती ने एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, और ये तय किया गया कि इस अवार्ड को भारत के प्रमुख उन राजनीतिज्ञों को दिया जाएगा जो राष्ट्र हित में चरित्र का करते हुए देश की सेवा कर रहे होंगे, क्योंकि यह पुरस्कार केवल जीवित राजनेता को ही दिया जाना था। ये निर्णय लेकर एक अवार्ड की स्थापना की गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड। ये पहला अवार्ड है जो पूरे भारत में किसी राष्ट्रभक्त के नाम से दिया जाता है। वैसे तो महात्मा गांधी और गांधी परिवार के नाम से पूरा भारत का जितना राष्ट्रीय सम्मान है सब पंजीकृत है, या कह लीजिए रजिस्टर्ड है। या तो वो सम्मान महात्मा गांधी के नाम से दिया जाता है, या फिर वो नेहरू परिवार के सदस्यों को के नाम से दिया जाता आया है। ये इस पुरस्कार में चूँकि हम लोग एक समाज सेवी संस्था हैं, समाज से कोई भी चंदा नहीं लिया जाता, हम सरकार से कोई भी सहयोग नहीं लेते, हम रजिस्ट्रेशन जरूर है लेकिन एनजीओ के नाम पर मेरा कोई बजट या मेरा कोई राष्ट्र सम्मान या कोई बजट हम सरकार से भी नहीं लेते, और जनता से केवल सदस्यगण अपनी इच्छा अनुसार अपनी आमदनी का 1% सालाना देकर इस संस्था को अभी तक आज तक चलाते आ रहे हैं। उसी दौरान जब 1997 में हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड की स्थापना की, जिसमें जो पंचवर्षीय अवार्ड है, क्योंकि हर साल हम इस पुरस्कार में 1 लाख की धनराशि भी उस राजनेता को देते हैं, उस व्यक्ति को देते हैं जो इसके योग्य होते हैं। पहला सम्मान 1997 में हमने पूर्व 3 बार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी को अहमदाबाद में जाकर दिया, क्योंकि उनकी बेटी पुष्पाबेन ने पत्र लिखकर मुझे सूचित किया कि नंदा जी इस स्थिति में नहीं हैं कि एरोप्लेन से भी यात्रा कर सकें, इसलिए अब आपकी जो भी स्थिति हो, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारी संस्था के लोग और एक मेरी धर्मपत्नी बीना टंडन, महेंद्र पाल सिंह जो लुधियाना में रहा करते थे, वो लुधियाना से आए, हमारे ही संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्ता जी, हम सब मिलकर वह पुरस्कार वो लेकर अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबाद पहुँचने पर जब हम लोग हिंदुजा कॉलोनी में निवास कर रहे अपने बेटी के घर गुलजारीलाल जी अपना अंतिम जीवन व्यतीत कर रहे थे, जब हम लोगों ने पुरस्कार लेकर उनके घर पहुँचे तो उनकी बेटी आंसुओं से रोने लगी थी। वो 67 साल की भी, जिनका नाम पुष्पाबेन था, उनके रोने का कारण पूछा गया कि आप खुशी की आंसू रो रही हैं या और कोई कारण है, तो फफक कर और रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा ये जो तुम्हारा अवार्ड है ये हमारे पिताजी के लिए अंतिम सांस का सबसे बड़ा सम्मान है। आज तक भारत सरकार ने या किसी ने भी हमारे पिताजी को इस तरह का सम्मान नहीं दिया, बल्कि राष्ट्र शायद ये भी नहीं जानता
कि अब गुलजारी लाल जी जीवित हैं या नहीं। ऐसे बहिष्कृत स्थिति में जब हम पुरस्कार लेके पहुँचे तो गुलजारी लाल नंदा जी की अवस्था लगभग 99 वर्ष हो चुकी थी और उनका नाती अहमदाबाद का सर्जन है जिसका नाम तेजस था, उसने ले जाकर दिखाया कि अंदर के कमरे में गुलजारी लाल जी अंतिम सांस ले रहे थे और 6 डॉक्टर, और शरीर में कोई सा वेपन नहीं था जो उनके हेल्थ के लिए न लगा हो, चूँकि उनका नाती स्वयं सर्जन था। इस स्थिति में इसीलिए पुष्पाबेन जी के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों के वार्ड में ये शर्त है कि जीवित व्यक्ति को ये सम्मान दिया जाना है। आज 22 जनवरी है, कल 23 जनवरी को सम्मान मिलना है और आज रात हमारे पिताजी का की रीत बीतेगी कि नहीं बीतेगी मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं दुखी। हम लोगों ने प्रार्थना किया उनसे कि आप चिंतित न हों, आपके पिताजी के नाम से ये अवार्ड हमारी पवित्र भावना से स्थापित हुई है, वो ज़रूर हमारे पुरस्कार के लिए जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि पुरस्कार पिताजी तो हमारे लेने आ नहीं सकते, तो हमने कहा ये तो संजोग है, आप उनकी बेटी हैं, आप ले आइएगा और ले लीजिएगा। हम लोग रेलवे रिटायरिंग रूम में रुके थे। हम लोगों ने प्रार्थना किया, सभी सदस्यों ने, जैसे हुमा किया था कि मेरी आयु घटा दो और मेरी बेटी की बढ़ा दो, उसी तरह हम लोगों ने प्रार्थना किया ईश्वर से हाथ पैर धोकर रिटायरिंग रूम के कमरे में कि प्रभु हम लोगों का एक एक दिन आयु घटा दीजिए और वो आयु गुलजारी लाल जी को दे दीजिए, जिससे वो हम ये सम्मान, पहला सम्मान जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, ये खंडित न होने पाए। और ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, गुलजारी लाल जी जीवित रहे और वो पहला अवार्ड हमने गुलजारी लाल जी को समर्पित किया। उनकी बेटी पुष्पाबेन ने आके ग्रहण किया और आप ताजुब करेंगे कि उस सम्मान के बाबत वहाँ के दूसरे दिन वहाँ के सभी अखबारों ने, जबकि हमारे प्रदेश के कोई भी अखबार इस तरह के चेतनापूर्ण नहीं दिखते, वहाँ के सभी अखबारों ने फर्स्ट पेज पर वो बड़ी बड़ी न्यूज़ें, प्रमुख न्यूज़ें निकाली जिसका हम लोगों को अंदाज नहीं था। और चाहे वो गुजराती भाषा की रही हों, चाहे अंग्रेजी भाषा का अखबार रहा हो, चाहे हिंदी भाषा का अखबार रहा हो, सभी ने उस न्यूज़ को फ्रंट पेज पर पूरी तस्वीर के साथ पूरी न्यूज़ उन्होंने निकाली। और तत्काल उस समय के मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने वो पुरस्कार हमारे प्रार्थना पर हमारे अतिथि हुए और उन्होंने वो पुरस्कार उनकी बेटी को समर्पित किया। इसलिए यह अवार्ड हर 5वें साल दिया जाता रहा। सन 2002 में यही दूसरा अवार्ड संस्था भारत भारती ने उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देने की घोषणा की और इस मैटर पर दिया गया कि कश्मीर शांति मिशन के लिए आज़ाद भारत में उस समय तक जितना शांति का प्रयास अटल जी ने किया था, शायद कोई राष्ट्रीय राजनेता ने कभी नहीं किया था। इसी को अपना उद्देश्य मानकर हम लोगों ने अटल जी को ये सम्मान देने की सूचना दी। वहाँ से उनके पर्सनल वो अधिकारी ने एक लेटर द्वारा सूचित किया कि यह सम्मान अटल जी ने स्वीकार किया। चूँकि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए 1 लाख की संपत्ति उनको दिया जाना उचित नहीं था। वो संपत्ति धरोहर में रही और सन 2008 में वो संपत्ति हम लोगों ने तात्या टोपे के प्रपौत्र विनायक राव टोपे
जो कानपुर के बिठूर में दयनीय स्थिति में पूरे परिवार के साथ जी रहे थे और उनके परिवार को स्वतंत्रता संग्राम की जो निधि मिलती थी वो 50 रुपया मिलती थी। सुनकर धरती सरक गई। इतना बड़ा क्रांतिकारी जिसके सर पर अंग्रेजों ने जीते या मरने पर इनाम रखा था, ऐसे महान क्रांतिकारी के परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे। उनको उनके प्रपौत्र श्री विनायक राव टोपे साहब को हम लोगों ने सुल्तानपुर में वो धनराशि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिलनी थी वो उनको समर्पित की गई। तीसरा सम्मान सन 2007 में यह सम्मान हम लोगों ने उस समय के सबसे ओजस्वी, सबसे अच्छे प्रशासक, सबसे अच्छे चुनाव आयुक्त श्री नी गोपाला स्वामी जी को दिया, क्योंकि उनकी ही शक्ति और उनकी ही व्यवस्था ऐसी थी जो उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार जैसे जंगल राज्य में पवित्र चुनाव संपन्न कराकर एक इतिहास कायम किया था। उनको यह पुरस्कार दिया गया। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन धनराशि नहीं लिया, ये कहकर कि इस तरह के चुनाव संपन्न कराने में केवल मैं व्यक्तिगत भागीदार नहीं होता, मेरा पूरा चुनाव आयोग इसका जिम्मेदार होता है, इसलिए यह सम्मान तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन धनराशि नहीं। वह धनराशि भी सुरक्षित भारत भारती के पास आज है और वह सम्मान देश की आज़ादी की लड़ाई के वीर सपूत टीपू सुल्तान के परिवार को दिया जाना था, जिस पे अमर उजाला कलकत्ता के अखबार ने एक समाचार लिखा था कि आज तात्या टोपे का वंशज कलकत्ता की गलियों में रिक्शा चलाकर अपना पेट भर रहा है। इस पे बड़ा दुख हुआ। हम लोगों ने यथाशक्ति तब से आज तक रहे हैं, हर वर्ष प्रयास करते हैं कि उनके परिवार की सही जानकारी मिल जाए, लेकिन आज तक वो नहीं मिली, जिससे वह धनराशि आज भी सुरक्षित है। सन 2012 में यह सम्मान के लिए कोई योग्य व्यक्ति पूरे भारत की राजनीति में ऐसा नहीं मिला जिसे हम ये पुरस्कार दे सकें। जैसे किसी समय राजा जनक ने कहा था, वीर विहीन महिम जानी, भारत जैसे देश में हमारे पुरस्कार के योग्य कोई पवित्र राजनीतिज्ञ नहीं मिला जिसको मैं सन 2012 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड दे सकूं। ये अफसोस की बात है। सन 2017 में हमने यह सम्मान सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग जी को देने की घोषणा की। वो इस सब्जेक्ट पर कि हिंदुस्तान का वह पहला प्रदेश है जहां पर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल जैविक खाद के प्रयोग से पूरी सिक्किम में खेती होती है और वहाँ का उत्पादन अन्य प्रदेशों के परसेंटेज में जहाँ यूरिया का प्रयोग होता है, जहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग है, उसकी अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में हम उनके सराहनीय कार्य की और उन्होंने 25 साल सिक्किम के मुख्यमंत्री पद का संचालन किया। ऐसे मुख्यमंत्री को हमने ये सम्मान दिया। इस तरह मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 2020-23 जनवरी तक हमने ये कार्यक्रम मंचीय स्थान पर। दूसरा, हमारे यहाँ ये शर्त है कि हम अपने 40 साल के आयोजन में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को मंच का अतिथि नहीं बनाया।
क्योंकि ये कहना दुश्वारी होगी, कुछ लोगों को बड़ा बुरा भी लगेगा कि मंच पे बुलाए जाने वाले राजनीतिक के ऊपर यदि दामन पे दाग लगा हो तो ऐसे सम्मान, ऐसा पवित्र सम्मान जो नीचे किसान से लेकर, स्वीपर से लेकर, चिकित्सक से लेकर, शिक्षक से लेकर, प्रशासनिक अधिकारी तक को दिया जाता हो, लेकिन वो व्यक्ति जो सम्मान लेने वाला है वो नैतिक है, और जो अगर राजनीतिक व्यक्ति उसको सम्मान दे तो वह नैतिक है। ये विश्लेषण बड़ा नामुमकिन है, इसलिए हम लोगों ने कभी भी अपने मंच पर किसी राजनीतिक को स्थान नहीं दिया। एक स्थिति ऐसी भी आई जब हमने एक आईएएस अफसर, विशिष्ट आईएएस अफसर श्री धर्म सिंह रावत जी को सम्मान देने की घोषणा की। उनका संघर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी से था। उनको मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात की अवहेलना करने पर उनको सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और अपने व्यक्तिगत आंदोलन से उन्होंने पुनः अपना स्थान ग्रहण किया, पाया। उनको सम्मान देने की जब घोषणा की गई तो पूरा उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक तहलका मच गया। वीर बहादुर सिंह जैसे मुख्यमंत्री ने भरसक कोशिश किया कि यह सम्मान किसी तरह धर्म सिंह रावत जी को न दिया जाए। संस्था पर बहुत से दबाव बनाए गए, बहुत सी इंक्वायरी संस्था पर की गई, जिससे हमारे ऊपर चार्ज लगाकर हमको किसी तरह से बाध्य किया जाए कि हम धर्म सिंह रावत जी का सम्मान न करें। लेकिन वो ऐसे वरिष्ठ, ऐसे ईमानदार आईएएस थे कि जिनकी अवहेलना करना मुश्किल था। हमने ये घोषणा की कि यदि धर्म सिंह रावत जी आए तो हम उनका सम्मान जरूर करेंगे, यदि प्रदेश सरकार ने मुझे जेल न भेजा तो। संयोग था कि धर्म सिंह रावत जी अपनी पत्नी के साथ हमारा सम्मान लेने आए। हमारे उस कार्यकाल में आने वाले सभी अतिथि अखबारों के कमेंट पढ़ कर इतने भयभीत हो गए कि एक भी अतिथि हमारे उस आयोजन में नहीं आया। हमारे संकट का संग था कि धर्म सिंह रावत जी को किसके द्वारा सम्मानित कराया जाए। संयोग अच्छा था कि वो अपनी पत्नी के साथ आए थे और पत्नी एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। मैंने उन्हीं को अपना मुख्य अतिथि बनाया और धर्म सिंह रावत जी को सम्मानित किया। दूसरे दिन समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर ये आया कि सुभाष चंद्र बोस की यह अवार्ड भारत भारती ने सुभाष चंद्र बोस की तिथि पर उनको सम्मानित किया, और यह समाचार बीबीसी लंदन तक से आया। ये भारत भारती की पवित्रता, भारत भारती की निष्पक्षता का प्रमाण रहा। अब इस 40 साल की यात्रा में एक मंत्र हमको किसी महापुरुष ने, जयदेव कपूर जी जैसे क्रांतिकारी ने दिया है। इसलिए अब हमारी यात्रा यहीं से फिर अगले कदम के लिए चलती है। अगर 22 जनवरी 2021 तक सुभाष जी की रहस्यमय घटनाओं से पर्दा न उठा तो मैं या देश के उन सभी युवकों से, युवतियों से, सम्मानित नागरिकों से आह्वान करते हैं कि 23 जनवरी से मैं सुभाष जी के जन्म स्थान कटक, उड़ीसा से एक यात्रा नई दिल्ली तक करूँगा, जो अनेक राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल भी होगा, बिहार भी होगा, हमारा उत्तर प्रदेश भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा। इस तरह होते हुए हम अपने मांग को पुनः जागृत करने के लिए
आगामी 23 जनवरी 2021 को यह यात्रा प्रारंभ करेंगे। हम अपनी सरकार से, अपने भारत के जनमानस से इस बात की प्रार्थना करेंगे कि वो सरकार से पर यह दबाव बनाएं कि वो नेताजी जैसे महान पुरुष के रहस्यमय जीवन को उजागर करें और जनता उनकी पुण्यतिथि को जान सके, श्रद्धांजलि दे सके और उन्हें राष्ट्रभक्त के श्रेणी में अपने को दाखिल कर सके। और अगर संभव हो तो रेणुका जी मंदिर में रखी हुई राख का DNA टेस्ट कराकर अगर वो सुभाष जी की राख है तो राजघाट पर गांधी जी की समाधि के बगल में उनको स्थान दिया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले कदम के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा। बस